प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स बोर्ड परीक्षा के लिए दीप प्रोजेक्ट द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जारी इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन जो दिया गया था, उसी का हम लोग सेट 4 के प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आर्ट्स विषय का अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति को समझाएं। तो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की आपूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रकाशित करता है: M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3, M4 क्या है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। के रूप में सभी निम्नलिखित तरह से परिभाषित किए जाते हैं। तो M1 बराबर होगा C प्लस DD प्लस OD। अब जहां पर C क्या है, तो जनता के पास चलन मुद्रा, मतलब आम आदमी पास जो कैश रहता है खर्चा करने के लिए, वो C कहलाएगा। DD जो है वो बैंकों के पास मांग जमा है, मतलब बैंक में जो पैसा रहता है वो DD हो जाएगा। OD है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है, मतलब व्यवसायिक बैंक जो रिजर्व बैंक के पास जमा करता है वो ओडी कहलाएगा। M2 जो है वो M1 प्लस डाकघर के पास जनता की बचतें हो जाएगा। M3 है सो M1 में अगर हम लोग व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमाओं को जोड़ देंगे तो वो M3 बन जाएगा। सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट को जोड़ देंगे तो। M4 जो है वो M3 में पोस्ट ऑफिस के पास कुल जमा को जोड़ देना है, इसमें हम लोग राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर बताएं। तो स्थिर लागत जो लागतें उत्पादन में परिवर्तन के कारण घटती बढ़ती नहीं है उन्हें स्थिर लागत कहते हैं, जैसे किराया, बीमे की किस्त। परिवर्ती लागत तो जो लागतें उत्पादन में परिवर्तन के कारण घटती बढ़ती रहती है परिवर्ती लागतें कहलाती है, जैसे मजदूरी, कच्चा माल या मूल्य। कहने मतलब है जब तक आपका दुकानदारी चल रहा है वो लागत लगा रहेगा, वो स्थिर लागत रहेगा। उत्पादन हो चाहे ना हो, पैसा आपको लगाना पड़ेगा, वो स्थिर लागत है। अब आपका अगर व्यवसाय चल रहा है तो कच्चा माल, मजदूरी, ये सब जो आपका डेली लग रहा है दुकान में वो परिवर्ती लागत कहलाएगा। 41 है मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर ढलती है, मतलब इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आंसर है इसका मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। इसे मांग का नियम दर्शाता है। मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। तो झुकने के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है। अधिक सीमांत उपयोगिता पर अधिक कीमत तथा कम सीमांत उपयोगिता पर कम कीमत। चूंकि सीमांत उपयोगिता रेखा ऊपर से नीचे झुकती है इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे की ओर झुकी रहती है। दूसरा है आय प्रभाव। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। अगर कीमत अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु के रूप में वास्तविक आय घट जाती है, जिससे मांग घट जाती है। तीसरा कारण है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी तथा कीमत बढ़ने पर कम मात्रा खरीदी जाएगी। चौथा पॉइंट है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। तो प्रोफेसर मेयर्स ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसके क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अतः वस्तु की बाजार मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो बहुत से क्रेता जिनकी आय कम होती है इस वस्तु का क्रय बंद कर देते हैं, अतः वस्तु की मांग घट जाती है।
42 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर पैमाने का प्रतिफल बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को बदलाता है। यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। पैमाने के 3 प्रतिफल है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तीनों को इस ग्राफ में दिखा दिया गया है। ये है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, यहाँ से यहाँ पैमाने का स्थिर प्रतिफल और यहाँ से यहाँ पैमाने का घटता प्रतिफल है। तो चित्र में AB पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, BC पैमाने के स्थिर प्रतिफल और CD पैमाने के घटते प्रतिफल है। अब पैमाने का बढ़ता प्रतिफल के बारे में लिखेंगे कि जब उत्पत्ति के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। यह पैमाने के बढ़ती प्रतिफल को दर्शाता है। चित्र से स्पष्ट है कि यदि उत्पत्ति साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि होती है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल पैमाने के आकार में वृद्धि से श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तो जब उत्पत्ति के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी समान अनुपात में बढ़ता है। यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। चित्र से स्पष्ट है कि यदि उत्पत्ति साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी ठीक 10% की वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है पैमाने का घटता प्रतिफल। तो जब उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। चित्र से स्पष्ट है कि यदि उत्पत्ति साधनों को 15% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में उससे कम अर्थात 10% की ही वृद्धि होती है। पैमाने का घटते प्रतिफल पैमाने के आकार में वृद्धि से आंतरिक एवं बाह्य वस्तुओं का आंतरिक एवं बाह्य हानियों में परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होती है। 43 है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की। इनके अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसके उपभोग में लगातार वृद्धि करने से उसकी उपयोगिता घटने लगती है। जैसा कि आप तालिका में देख सकते हैं, तालिका में है कि रोटी की इकाई 1 से 2 कर रहे, 3, 4, 5, 7 तक जा रहे हैं। सीमांत उपयोगिता 4 से 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 2, फिर 0, फिर माइनस में चला गया। इसका मतलब है कि रोटी का हम जैसे जैसे इकाई बढ़ाते जाते हैं लगातार तो उसका सीमांत उपयोगिता क्या होता है, घटने लगता है, शून्य हो जाता है और ऋणात्मक हो जाता है। तो इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता रेखा घटते घटते शून्य हो जाता है और ऋणात्मक हो जाता है। ये टेबल से ही चित्र को बनाया गया है। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है या अधिक MU पर अधिक कीमत, MU हो गया सीमांत उपयोगिता, तो अधिक MU पर अधिक कीमत तथा मांग, जबकि कम MU पर कम कीमत तथा मांग होती। चूंकि MU रेखा ऊपर से नीचे झुकी रहती है इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोहरी गणना से क्या तात्पर्य है। तो ये ग्रुप बी से क्वेश्चन आ गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र से। दोहरी गणना से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। इसका कारण यह है कि यद्यपि उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती। जैसे उत्पाद का मूल्य बराबर किसान 400 में आटा, बेकरी वाला 600 में मैदा, दुकानदार 800 रुपये में डबल रोटी तथा उपभोक्ता को 900 रुपये में सामान प्राप्त होगी। इस तरह एक ही सामान गेहूं का मूल्य 2700 रुपया तक हो जाएगा, मतलब सबको जोड़ दिया 2700। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। आय के चक्रीय प्रवाह क्या हैं, इसके प्रत्येक मॉडल के संतुलन की शर्त का वर्णन करें। तो सन 1758 में क्वीने ने आय और उत्पादन की चक्रीय प्रवाह की रचना की थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स ने आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह के बारे में चर्चा की।
चित्र में आप देख सकते हैं, उत्पादन जब होगा तो उत्पादन होने से क्या होता है, आय होता है। आय होने से क्या होता है, व्यय होता है, और व्यय करेंगे तो फिर उत्पादन होगा। तो इस तरह एक चक्रीय प्रवाह चलते रहता है। इसका डिटेल है कि आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तु और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। तो आय व उत्पाद प्रवाह के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, विनिमय चाहे वस्तु के माध्यम से हो अथवा मुद्रा के माध्यम से, प्रत्येक प्रक्रिया में उत्पादक अर्थात विक्रेता को उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितनी उपभोक्ता अर्थात क्रेता खर्च करते हैं। दूसरा है, वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतानों का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। 46 है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में क्या अंतर है, एकाधिकारी की मुख्य विशेषता क्या है। तो अंतर का पहला आधार यहाँ बनाया गया है, विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक होता है, जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता परंतु अनेक क्रेता होते हैं। वस्तु जो है पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान होती है और एकाधिकार में एक समान हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कीमत जो है इसमें एक कीमत होता है, मतलब कीमत स्थिर होता है, जबकि इसमें कीमत विभेद के कारण कीमत समान नहीं होता है, हर जगह अलग अलग कीमत लिया जा सकता है। फर्मों का प्रवेश, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता रहती है और इसमें प्रवेश पर रुकावट रहती है। किसमें प्रवेश करना है, तो उद्योग में जो प्रवेश होता है इसमें स्वतंत्र होता है, जबकि इसमें रुकावट होती है। बाजार की दशाओं का ज्ञान, तो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण ज्ञान रहता है, मतलब क्या कीमत है ग्राहक को पता रहेगा कि ये कीमत सब जगह वही कीमत रहेगा, जबकि इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है। फर्म की मांग वक्र जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार होता है, मतलब इस तरह का होता है, जबकि एकाधिकार में कम लोचदार होता है, मतलब इस तरह का होता है। फर्म की मांग विक्रय का ढलान, तो पड़ी हुई सरल रेखा होगा, मतलब इस तरह का, नीचे की ओर झुकी हुई कम लोचदार होगा, मतलब इस तरह का होगा। विक्रय लागत, तो इसमें नहीं होता, इसमें बहुत कम होता है। कीमत नियंत्रण, तो कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि एकाधिकार में पूर्ण नियंत्रण होता है। अब एकाधिकार की विशेषता पूछा गया था क्वेश्चन में, तो पहला विशेषता है एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। तो एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, परंतु वस्तु के क्रेता काफ़ी संख्या में होते हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तु की कीमत को कोई एक क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा है नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं, तो प्रायः एकाधिकारी उद्योग में नए फर्मों के प्रवेश पर कुछ बाधाएं या प्रतिबंध होते हैं, जैसे पेटेंट अधिकार। तीसरा है निकटतम स्थानापन्न का अभाव, तो एक विशुद्ध एकाधिकारी फर्म वह है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही है जिसका कोई प्रभावशाली स्थानापन्न नहीं होता है। चौथा है कीमत नियंत्रण, तो चूंकि एकाधिकारी अकेला ही बाजार में वस्तु की पूर्ति करता है, इसलिए वस्तु की कीमत पर एकाधिकारी का नियंत्रण होता है, अतएव वह अपने उत्पादन की कीमत कम या अधिक निर्धारित कर सकता है। पांचवा है कीमत विभेद की संभावना, तो एकाधिकार की स्थिति में कीमत विभेद की संभावना हो सकती है। एकाधिकारी एक वस्तु को विभिन्न क्रियाओं को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। तो बच्चों ये थे आपके मॉडल सेट 4 के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखेंगे और ये मॉडल समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।